नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में कितना अंतर आ गया, कभी कभी सोचने पर और देखने पर यकीन ही नहीं होता। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी इस पर गौर कीजिएगा। आपने संसद में देखा ही कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो सरकार की तरफ से विधेयक था वो उसको जेपीसी को दे दिया गया। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार जब 10 साल थी और एनडीए की सरकार, पहला ही एक जो मामला जिस पर विपक्ष और उनके सत्ता पक्ष के लोगों को भी कुछ आपत्तियां थीं, तो उसके लिए एक सर्वसम्मति बनाने के लिए उसको जेपीसी को दे दिया गया, सबकी राय लेने के लिए। इसके अलावा आपने देखा कि सीधी भर्ती लेटरल एंट्री का विज्ञापन यूपीएससी से निकाला गया। विपक्ष ने जैसे ही और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस पर यह बात कही कि ये ठीक नहीं है, इसमें रिजर्वेशन नहीं है, और उसके बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पे वो विज्ञापन यूपीएससी ने वापस ले लिया। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी रिजर्वेशन को लेकर के जो सब कैटेगराइज करने की बात कही थी, क्रीमी लेयर की बात कही थी, प्रधानमंत्री ने तुरंत 100 एससी सांसदों से मुलाकात के बाद उनकी कैबिनेट ने तुरंत फैसला किया कि नहीं, इस तरह का क्रीमी लेयर एससी के आरक्षण में नहीं किया जाएगा। बहुत सारे आप ऐसे उदाहरण देख रहे हैं जो सरकार की तरफ से ये दिखाता है कि जनमत का दबाव या सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है, जो पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार में रेयर ही देखने को मिलती थी। किसान आंदोलन आपको याद है, 1.5 साल से ज़्यादा, माने तीनों मौसम किसानों ने सड़क पे झेल लिए, सर्दी, गर्मी, बरसात। आपने देखा ही होगा, मैं उन दिनों दिल्ली के तीनों बॉर्डर से अलग अलग जगह से जाके रिपोर्टिंग भी करता था। किसान बैठे रह गए थे और कितने दिनों के बाद जब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे, उसके ठीक पहले ये जो कृषि कानून थे वो वापस लिए गए। लेकिन अब तुरंत 4 जून को नतीजे आए हैं और मैं जब ये बात 25 अगस्त को कर रहा हूँ, मैंने आपको जल्दी कुछ उदाहरण बताए। क्या ये सरकार के पीछे हटने का सवाल नहीं है, ये एक सर्वसम्मति बनाने का जो सरकार का और लोकतंत्र में जो होना चाहिए। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से किसी ने कहा था कि आपके हिसाब से लोकतंत्र का मतलब क्या है। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से लोकतंत्र का मतलब ये है कि देश के किसी भी नागरिक को खड़े होकर ये कहने का अगर अधिकार है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ या मैं आपकी बात का विरोध कर रहा हूँ, और उसकी बात सुनी जाए और उसको बोलने दिया जाए, यही लोकतंत्र है। तो बात है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अब बात मैंने सरकार की कही, लेकिन पिछले 10 वर्षों में आपने भारतीय जनता पार्टी का एक भी वाकया ऐसा नहीं देखा होगा जब किसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से अधिकृत तौर पर उम्मीदवारों की सूची जारी होती है और 2 घंटे के भीतर वापस ले ली जाती है। ऐसा आपने सुना है? बीजेपी में जिसको टिकट दे दिया गया। उस समय पिछले 10 वर्षों में यह माना जाता था कि मोदी अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी में जो अगर मिट्टी पर हाथ रख देंगे वो सोना हो जाएगा, और जिसको टिकट दिया जाएगा मोदी, योगी या अलग अलग जगहों पर नेताओं के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जिसको भी टिकट दिया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा और वो जीतेगा। इसमें कोई मतलब नहीं है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं का या ज़मीनी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, क्या नहीं कहना। एक बार जो फैसला हो गया सो फैसला हो गया। यहां तक फैसला हुआ कि दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और घोसी से उन्होंने इस्तीफा दिया समाजवादी पार्टी से, तो उनको तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया और हार गए। तो 18 महीने के लिए उनको एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत बना दिया और उसके बाद तुरंत उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दिया भारतीय जनता पार्टी में। दिल्ली से नीचे तक इस तरह के भी फैसले लिए गए और वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये सब लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था। और अब लोकसभा चुनाव के बाद हुआ ये कि जम्मू कश्मीर की 44, पहली बात तो ये कि धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और उसके समर्थक ये कहते हैं कि जो मोदी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया, और मैं भी ये मानता हूँ कि जो सबसे बड़ा फैसला लिया उसमें धारा 370 खत्म करना भी है। और 370 खत्म करने के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार इस बात का हमेशा दावा करती है कि कश्मीर में विकास की एक नई बयार बही है। बावजूद इसके 90 विधानसभा सीटें हैं कश्मीर में, 47
कश्मीर घाटी में आती हैं और 43 जम्मू रीजन में आती हैं, जो परिसीमन के बाद जो सीटों का बंटवारा हुआ है। उसके बाद अब देखना ये होगा कि 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन करती है, अगर नहीं करती है तो कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ती है, क्योंकि कश्मीर घाटी में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा था। उसे 90 सीटों पर उम्मीदवार मिलते हैं या नहीं मिलते, ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि जिस राज्य में आपने सबसे ज़्यादा विकास की बयार बहाई, जिस राज्य का सबसे ज़्यादा आपने प्राथमिकता दी, उस राज्य में जनमत आपके साथ कितना खड़ा हुआ, ये जानने का एक ही पैमाना है कि उस राज्य में आपको वोट कितने मिले, उस कश्मीर घाटी में आपके कैंडिडेट कितने रहे, ये भी एक पैमाना होता है। बहरहाल मैं बात ये कर रहा हूँ कि बड़ी हैरत अंगेज घटना ये घटी कि 10 बजे 44 विधायकों के विधानसभा के उम्मीदवारों का नाम घोषित हुआ, और घोषित होते ही जम्मू के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहाँ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, ऐसा कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी केबिन में खुद को बंद करना पड़ा और इसके अलावा वहाँ सुरक्षा तैनात करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के हालात बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ये कि निर्मल सिंह डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता पिछले 25, 30, 40 सालों से बीजेपी के ग्राउंड लेवल पर काम करते रहे थे, उन लोगों का टिकट की सूची में नाम गायब था। पीडीपी से आए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए बीजेपी में आए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन अपने ही कई सीनियर नेताओं की उन्होंने अनदेखी की, और इसी गुस्से की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा तो ये कि टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से लिस्ट वापस ली जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ स्क्रूटनी के हिसाब से नहीं देखा गया कि कहीं मात्रा की या टाइपिंग एरर हो गया हो, ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी फिर दूसरा तर्क ये दिया गया कि नहीं, पहले चरण के ही उम्मीदवारों के नाम घोषित होने थे, गलती से तीनों चरणों के उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए। अब ये बात दोनों बात सही है कि गलत, ये पता तब चलेगा जब भारतीय जनता पार्टी की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होगी। अगर यही नाम तब भी रहे तो माना जाएगा कि ऐसा हुआ है। अगर नामों में बदलाव होता है, उन बड़े चेहरों को मौका मिलता है, तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली से चलने के बजाय जमीन के कार्यकर्ताओं का दबाव भी तपिश महसूस करने लगा है केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का, और उस हिसाब से वो फैसला लेने पर भी सोच सकता है। मैं आपको जम्मू कश्मीर की कुछ बातें ऐसे बताता हूँ। देखिए, 10 कश्मीर घाटी के 10 ज़िले, जम्मू रीजन के 10 ज़िले। कहने में आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का जब समझौता होगा तो करीब 25 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। एक मजबूत कोalition जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव में ये साबित कर दिया है कि कश्मीर घाटी की सबसे मजबूत पार्टी वही है। हालांकि 3 सीटों में 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली कश्मीर घाटी की, जम्मू रीजन की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी मिली, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में पिछली बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार टिकटों के बंटवारे में जिस तरह से सीनियर नेताओं का, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की अभी तक जो अनदेखी, बाद में इसको कैसे ठीक किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ इलाकों में जो चेनाब के अगल बगल के 3 जिले, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू रीजन में भी अच्छा प्रभाव है। पुंछ और राजौरी जैसे इलाकों में कांग्रेस का अच्छा प्रभाव है। तो ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी गठबंधन सही तरीके से और वहाँ भी विरोध और विद्रोह की बातें आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई अच्छे खासे नेताओं ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अपना ऐतराज भी जताया, तो उधर भी मामला कोई बहुत ठीक नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में, चूंकि 18 सितंबर को ही वहाँ पर चुनाव होने, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है नॉमिनेशन के लिए, तो अब आने वाले दिनों में 18 दिन में कश्मीर में क्या होता है ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं आपको अब कुछ और राज्यों की बात बता रहा हूँ। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, एक ही तारीख पर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। इस बार इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का, कश्मीर के साथ हरियाणा का इलेक्शन तो अनाउंस कर दिया, महाराष्ट्र का अनाउंस नहीं किया। हरियाणा का इलेक्शन पहले अनाउंस कर दिया। पिछले बार जो चुनाव हुआ था, एक बार 15 अक्टूबर को, एक बार 21 अक्टूबर को, इस बार 1 अक्टूबर को, 15 दिन पहले ही कर दिया। चूंकि जम्मू कश्मीर का अनाउंस करना था या हरियाणा का, या हरियाणा में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि एक साथ सारे राज्यों का चुनाव होने के बजाय स्ट्रेटेजी वाइज उसकी इच्छा
ऐसी थी और माना ये जा रहा है। चुनाव आयोग, आपको पता ही है कि तमाम सवालों के घेरे में चुनाव आयोग रहता ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त से ये सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ चुनाव हुआ, इस बार क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ है और बहुत चीज़ें ख्याल में रखनी पड़ती हैं चुनाव कराने के लिए। इस बार जो है गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी है, जो बड़ा त्यौहार है, उसको भी ध्यान में रखना था। लेकिन ये सब बातें बेमानी, इसलिए कि पिछली बार के चुनाव का भी आप देखेंगे तो मोर और लेस गणेश चतुर्थी की डेट वही थी जो इस बार भी है, 2-4 दिन का आगे पीछे है। बहरहाल, तो हरियाणा के चुनाव डिक्लेयर हुए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन में है और मनोहर लाल खट्टर से एक निराशा और एक उदासी हरियाणा के लोगों को देखने को मिल रही थी। और अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर, संघ के सर्वे और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे के हिसाब से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को अभी 6 महीना पहले हटाने का फैसला लोकसभा चुनाव से पहले किया गया। नायब सिंह सैनी को, जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, और ओबीसी क्लास को हरियाणा में बीजेपी ने पिछले 4 चुनाव में जिस तरह से लामबंद किया है और जिसका फायदा उसे लगातार मिला है, उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। कहते हैं कि अगर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो शायद 10 में से जो 5 सीटें बीजेपी को आई थी उसमें भी 1-2 कम हो जाती। अब सवाल यह है कि विधानसभा का चुनाव हरियाणा का घोषित हो गया है। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो वो रिजल्ट वही आएगा जो प्रधानमंत्री मोदी के लड़ने पर के चेहरे पर लड़ने का था, क्योंकि हरियाणा में आपको बहुतायत, मैं आजकल जाता रहता हूँ, बहुतायत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ठीक हैं, लेकिन अब बीजेपी ने 10 सालों में हरियाणा में अच्छा नहीं किया। उन्हें एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी की वो बात करते। खैर, अभी चुनाव बहुत बाकी है, तीसरी शक्तियां भी हैं, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, जेजेपी है, अभी टिकटों का बंटवारा है, अभी बागियों का सिलसिला है। हरियाणा की पॉलिटिक्स आपको पता ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हरियाणा का जब चुनाव डिक्लेयर हुआ 1 तारीख को, तो सबने इसका स्वागत किया। और इसके बाद जब गुरु कमल गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे और उसमें सारे बड़े लोग भी थे, प्रभारी भी थे। वो टिकटों के बंटवारे के लिए गुरुग्राम के गुरु कमल जो बिल्डिंग है वहाँ पर बैठक हुई। उस बैठक में बात आई होगी, उसके बाद ही वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी बड़े मज़ेदार ये है कि उन्होंने लिखा कि इलेक्शन से पहले 4th सैटरडे और संडे है और 1 दिन का गैप है, उसके बाद चुनाव है। चुनाव के बाद 2 अक्टूबर को बापू की जयंती है, 3 तारीख को अगरसेन जयंती है। तो एक ही दिन कार्य दिवस है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा के व्यवसायी, कर्मचारी, शहरी इलाकों के रहने वाले लोग ये 5 दिन की छुट्टियां एक साथ जोड़ करके कहीं घूमने के लिए चले जाएं, तो इसका चुनाव पर असर पड़ेगा। लिहाजा चुनाव की तारीखें टाल दी जाए। और अभय चौटाला की पार्टी ने भी इसी तरह की चिट्ठी लिखी है। एक समाज ने भी चिट्ठी लिखी है कि हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन है, वो हो रहा है। और वो चुनाव आयोग जिसने अपनी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बहुत ठोक पीट कर, तमाम विचार विमर्श करके, स्टेट मशीनरी से बात करके, पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, गृह मंत्रालय से बात करके हमने ये तारीखें निश्चित की हैं और इसीलिए हमने महाराष्ट्र की तारीखें नहीं दी हैं। बाद में महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा और बाद ही में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा उपचुनाव के डेट्स का भी निर्णय किया जाएगा। अब हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिख दी है, तो क्या हरियाणा में तारीखें बदली जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन उस लेटर पर विचार करने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पर विचार करके इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेगा ये तो पता बाद में चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित की हैं, यानी 1 अक्टूबर को जो चुनाव कराने का फैसला किया है, उन्हें उस पर ही बने रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से, और इसका फ़र्क भी पड़ा है ज़मीन पर, लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी को ये कहने की ज़रूरत क्या थी कि 5 दिनों की छुट्टी से मतदान पर असर पड़ जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, पिछला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था पहले, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो छुट्टियों की वजह से वोट परसेंटेज कम हुआ था और ऐसा माना गया कि शहरी मतदाताओं ने एक तो गर्मी और दूसरे छुट्टी की वजह से बीजेपी के मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले, इसीलिए कई जगह नज़दीकी
हार जीत का अंतर में बीजेपी चुनाव हार गई। तो खैर कारण जो भी हो, अब जो भी चुनाव आएगी उस पर फैसला लेगी। लेकिन हरियाणा में एक तो बीजेपी ने ये चिट्ठी लिख के साबित कर दिया कि उसको इस बात का डर है कि उसका जो वोटर है, जो शहरी मतदाता खासकर, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं हरियाणा में दूसरी पार्टियों से और जेजेपी से आए लोगों को भी। जैसे कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया, विरोध हुआ, उसी तरह से जेजेपी के भी कुछ विधायक टूट करके इनके साथ आए, कुछ दूसरी पार्टियों के भी विधायक आए, अब नेता आए हैं। अब उनको टिकट देने से पहले भी बीजेपी ठोक पीट रही है कि इसका असर क्या पड़ेगा वहाँ भी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी अंदरूनी कलह, अब पूरा जग जाहिर है कि हरियाणा कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी की हरियाणा में ये स्थिति है। अब आते हैं झारखंड में। देखिए, झारखंड में चुनाव तो बाद में पहले भी हुआ था, इस बार भी बाद में होना है, लेकिन सीता सोरेन जो सीबीआई का मामला था, वो इलेक्शन के ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन करी, उनको लोकसभा का टिकट दिया, वो चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी चेहरे के तौर पर अर्जुन मुंडा भी थे, वो भी चुनाव हार गए। और अब भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन, जो कि दूसरे जीतन राम मांझी बनने की दिशा में है, जेल जाने के समय हेमंत सोरेन ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। और मुख्यमंत्री बनाने जब हेमंत सोरेन की जमानत हुई, मुझे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से बातचीत से पता चला, जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो उनका जिस तरह से जो रुख था चंपई सोरेन का, और जिस तरह से हेमंत सोरेन पार्टी की बागडोर वापस अपने हाथ में लेना चाहते थे, और चंपई सोरेन जिन्हें कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद वो सीएम पद से हटने में आनाकानी कर रहे थे, और आनन फानन में हेमंत सोरेन ने उनका जो है मूड भांप लिया और वो उन्होंने फैसला किया और विश्वास मत हासिल किया, दावा पेश किया। अब चंपई सोरेन कह रहे हैं उनको बहुत ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, उनको बहुत ही महसूस हुआ है, और वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली के 5 सितारा होटल में 2 दिन के लिए चंपई सोरेन आ गए। सुदेश महतो आजसू से जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे भी सहयोगी दल रही है और उसके साथ चुनाव लड़ी, वो भी दिल्ली में है। चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी 2 तरह के रिश्ते रखना चाहती है। अब झारखंड में तैयारी इस तरह से कर रही है कि उसे जो 28 सीटें वहाँ पर एसटीज की हैं, वो सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और उन सीटों में लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन अच्छा खासा माना गया है। तो अब एसटी वोटों में, शेड्यूल ट्राइब वोटों में सेंधमारी के लिए चंपई सोरेन को एक चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन चंपई सोरेन से या तो उनकी पार्टी बनवाई जाए और पार्टी से गठबंधन किया जाए, उन्हें सीधे बीजेपी में शामिल किया जाए। इस रणनीति पर इस पर विचार मंथन हो रहा है। वैसे चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अब एक दूसरी रणनीति पर भी काम कर रही है। 2-3 स्टेट मैंने आपको बता दिए, और अंत में महाराष्ट्र। हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन उसकी घोषणा नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कुछ और वक्त इसलिए चाहती थी। पहली बात तो ये कि उसकी महायुति में अभी टिकटों के बंटवारे पर खुद घमासान है। एकनाथ शिंदे के पास जितने विधायक हैं वो उससे ज़्यादा सीटें चाहते हैं, अजीत पवार के पास जितने विधायक हैं वो भी उससे कुछ ज़्यादा सीटें चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कतई 200 सीटों से कम चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि उसका मकसद है कि वहाँ पर वो अकेले दम पर चुनाव में आए। दूसरी बात, महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपको मालूम है कि बड़ा आंदोलन हुआ था, और जो शिक्षक वर्ग का जो एमएलसी का चुनाव था पीछे जब आंदोलन की, वहाँ भी सत्ता पक्ष को झटका लगा था, और जो सरकारी वर्ग है महाराष्ट्र का, उसका एक आंदोलन, उसका एक दबाव महसूस किया जा रहा था। ये जो यूपीएस पेंशन स्कीम नई लागू की गई शनिवार को मोदी सरकार की तरफ से, इसको माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को दृष्टि में रख करके इसको लागू किया गया। और आप देखिए कि महाराष्ट्र ने शनिवार को मोदी सरकार का ये कैबिनेट का फैसला हुआ। 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र की सरकार ने कैबिनेट का फैसला, महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला ले लिया, अपने यहाँ यूपीएस लागू कर दिया, और उसे मार्च से लागू करने की बात कह दी, जबकि केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल 2025 से बात की है। महाराष्ट्र सरकार ने
तनिक भी देरी नहीं की सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने में। और अभी जो उन्होंने महिलाओं को मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पे जो नई योजना शुरू की है, उसका 1-2 किस्त गई है। भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगियों को लगता है कि जब तक 2-3 किस्त चली जाए तब तक महिलाओं को थोड़ा फील होने लगे, उसके बाद वहाँ पर चुनाव हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हर तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों का जो साइड इफ़ेक्ट है, उसके कुछ फैक्ट मैंने आपको बताए, आप भी देखिएगा। इन खबरों पर आगे भी निगाह रखिएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में जो मैंने कहा, झारखंड के बारे में जो मैंने कहा, हरियाणा के बारे में जो कहा, महाराष्ट्र के जो बारे में कहा, और ये साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर के पहले ये सारे चुनाव हो जाएंगे, सबके नतीजे आ जाएंगे। अब अगला साल 2025 का होगा और उसमें दिल्ली और बिहार के चुनाव होंगे। तो यानी ये जो सिलसिला है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली पार्टी और नेता 4 विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं करा सके, अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे पीछे कर रहे हैं। और उसी चुनाव आयोग पर भी ये सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं कि हरियाणा का चुनाव पहले करा दिया और हरियाणा महाराष्ट्र का साथ कराना था, नहीं कराया। तो ये सारी फैक्ट मैंने आपको दे दिया। अब आने वाले दिनों में जो चीज़ जैसे होगी मैं फिर हाजिर होता रहूँगा। नमस्कार।